हेलो दोस्तों, ये जमाना है कन्वीनियंस का। यानी कि घर बैठे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए घर पे आपको प्लम्बर की जरूरत है, आपको कारपेंटर की जरूरत है, आपको इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो घर पे खराब होती है उसको फिक्स करने के लिए एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से और बहुत ही ट्रस्टवर्दी तरीके से सर्विसेज ले सकते हैं। आज मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन कंपनी के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन हाउस होल्ड नेम है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा जब भी आपको किसी भी प्रोफेशनल को बुक करना होता है तो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अर्बन कंपनी का जो आईपीओ अभी आया है, क्या आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए, इसके अलावा कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं अर्बन कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो कंपनी एक फुल टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कंपनी है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोफेशनल सर्विसेज इंडिया के हाउस होल्ड्स को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्बन कंपनी अभी तक 51 सिटीज के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है। अगर मैं इंडिया के अलावा बात करूं तो कंपनी अपने बिजनेसेस को सिंगापुर और यूएई के अंदर भी ऑपरेट करती आई है। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, यानी कि कंपनी के आईपीओ की क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या लॉट साइज है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आईपीओ के साइज की बात करें तो अर्बन कंपनी के आईपीओ का साइज है 1900 करोड़ का, जिसमें से 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जहां पे कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वहां से एग्जिट करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 472 का फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी 472 करोड़ रेज कर रही है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको सारी डिटेल्स बताता हूं अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, कंपनी का बिडिंग डेट्स 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। दोस्तों, अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो 14,210 का है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करते हैं तो प्राइस बैंड 98 रुपीज से लेके 103 रुपीज तक का है। दोस्तों, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंपनी जो ये 472 करोड़ का फ्रेश इशू कर रही है उसको वो कैसे यूज करने वाली है। तो दोस्तों, अगर मैं 472 करोड़ का ब्रेकअप करते हैं तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी 190 करोड़ अपने न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी 75 करोड़ का ऑफिस रेंट और इसके एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना चाहती है और 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने मार्केटिंग के अंदर करना चाहती है। दोस्तों, ये तो हुई आईपीओ की बात। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी अपने बिजनेस को कैसे ऑपरेट करती है। सबसे पहला जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो है होम सर्विसेज का। जैसे कि अगर आपको घर पे बैठे हुए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लम्बर कुछ भी यहां से बुक करते हो, तो वो सब ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी का मेजर बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि कंपनी ने काफी अच्छे से प्रॉब्लम्स को समझ लिया है कस्टमर्स की, तो वहां पे कंपनी ने अपने नेटिव ब्रांड्स को लॉन्च करना भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि रिसेंट के टाइम में अर्बन कंपनी ने अपने वाटर प्योरीफायर्स को लॉन्च किया कंपनी के अपने नेटिव ब्रांड के अंदर। इसके अलावा अगर हम डोर लॉक्स की बात करते हैं तो वहां पे भी कंपनी ने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डोर लॉक्स को भी लॉन्च किया है। अगर मैं थर्ड बिजनेस की बात करता हूं तो कंपनी इसके अलावा इंडिया के बाहर सिंगापुर और यूएई के अंदर भी ऑपरेट करती है, जहां पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं होम सर्विसेज मार्केट की बात करूं तो ये काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जहां पे कंपनी इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रही है। अगर मैं कुछ एक आपको एस्टिमेट बताऊं तो इस पूरी मार्केट का साइज है 5000 बिलियन के आसपास का, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरा सेगमेंट 10 to 11% कैगर के साथ ग्रो करेगा 2030 तक। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो कंपनी का इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है मल्टीपल कैटेगरीज और हाइपर लोकल मार्केट। यानी कि कंपनी को जहां भी लगता है कि छोटे से मार्केट के अंदर कहीं भी डिमांड आने वाली है, कंपनी उसको माइक्रो मार्केट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब मान लीजिए कि एक एरिया के अंदर काफी डिमांड है, तो वहां पे सर्विस देने वाले भी ऐड होते जाते हैं और डिमांड तो ऑटोमेटिकली ऐप के थ्रू वहां पे आ ही जाती है। अगर मैं एक डेटा की बात करूं तो माना जाता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स जो कि अर्बन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो नॉर्मल प्रोफेशनल्स की बजाय 40 to 50% ज्यादा कमा लेते हैं। यानी कि ये एक डिमांड का लूप क्रिएट करती है, जहां पे प्रोफेशनल्स भी ऐड होते जाते हैं और ये पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, जो कि कस्टमर्स को एक ट्रस्टवर्दी फॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है कंपनी का ब्रांड नेम और कंपनी का ट्रस्ट। यानी कि जब भी हम किसी भी चीज के लिए, घर पे कोई सर्विसेज के लिए किसी को बुक करते हैं, तो उस पर्सन पे ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। वहां पे आपको सेफ्टी कंसर्न्स भी लगते होंगे, जिसको सोल्व करने के लिए अर्बन कंपनी अपने एक ब्रांड इमेज को इस तरीके से बनाया है कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका है और यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा है लोगों का,
क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर किसी भी सर्विस को अर्बन कंपनी के थ्रू बुक किया जाएगा तो वो आपको काफी प्रोफेशनल तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कंपनी का टेक फोकस और कंपनी का इनोवेशन पे काफी ज्यादा ध्यान देना। रिसेंट के टाइम पे कंपनी ने को पायलट को भी लॉन्च किया था, यानी कि मान लीजिए आपके घर के अंदर एसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस को पायलट का यूज करके आप जल्दी से पता कर सकते हैं कि वहां पे क्या इश्यू हुआ होगा एसी के अंदर। इससे कंपनी को भी फायदा होता है, यानी कि रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट किया जा सकता है और आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी बहुत जल्दी से आपको मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी का प्रॉफिटेबल होना। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करता हूं तो कंपनी का एबिटा नेगेटिव था, जो कि अभी आते आते एबिटा पॉजिटिव हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ वीकनेसेस की, कुछ रिस्क की, जो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे कंपनी के पिछले कुछ टाइम के अंदर एबिटा में लॉसेस थे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एएमजे 2024 और 2025 के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का मानना है कि यहाँ पे रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केएसए के जो नंबर्स थे उनको 2025 के अंदर ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे कंपनी ने अपने नेट कैश जनरेशन को इंप्रूव किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की कंपैरिजन में 25 को देखें तो कंपनी का नेट कैश जनरेशन 218 मिलियन रुपीस पे पहुंच चुका है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफी बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी यहाँ पे उनको कंपटीशन मिल सकता है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को हो सकता है कई बार अपने प्राइसेस को कम भी करना पड़ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्विस प्रोफेशनल्स का, जिसके ऊपर कंपनी का पूरा बिजनेस टिका हुआ है। कंपनी कैसे उनको एक ट्रस्टवर्दी तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन करके रखती है, आने वाले टाइम में कैसे उनका सही तरीके से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करती है, ये देखना आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाना चाहूंगा। एक होता है नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू और एक होता है रेवेन्यू। कंपनी के पर्सपेक्टिव में दोनों जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपको घर पे आपका एसी खराब हुआ था, जिसके लिए आपने एक इलेक्ट्रिशियन को बुक किया, जहां पे आपने 1000 रुपीज का पेमेंट किया। अब वो 1000 रुपीज कंपनी के लिए नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू है, कंपनी का रेवेन्यू नहीं है। अब मान लीजिए कि कंपनी उस 1000 रुपीज में से 30% अपना मार्जिन रखती है, तो 30% कंपनी रेवेन्यू की फॉर्म में उसको बुक करती है। अब चलिए जल्दी से आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू 2024 के कंपैरिजन में 25 के अंदर 25,000 मिलियन से बढ़ के 32,000 मिलियन हो गया है। अगर मैं पहले 3 महीने की बात करता हूं तो वो भी 8591 से बढ़ के 10,306 मिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा अगर हम एबिटा की बात करते हैं तो एडजस्टेड एबिटा के अंदर भी काफी अच्छा जंप देखने को मिला है, जो कि अगर मैं पहले 3 महीने की बात करूं तो 48 मिलियन से बढ़ के 210 मिलियन तक पहुंच चुका है। और कंपनी का एबिटा मार्जिन जो कि 1% के आसपास हुआ करता था, पिछले 3 महीने के अंदर 5% के आसपास ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा डेफर्ड टैक्स भी है। डेफर्ड टैक्स ये होता है कि जब कंपनी कभी लॉस करती है तो अपने टैक्स को डेफर कर देती है, ताकि जब उसमें प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो टैक्स वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन कंज्यूमर सर्विस का। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबके लिए देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो एबिटा था 2024 के अंदर नेगेटिव था 1.42%, जो कि अभी पॉजिटिव 9.98% हो गया है। यानी कि कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर काफी फोकस किया है और वहां पे और ज्यादा इंप्रूव करने का ट्राई किया है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं नेटिव सेगमेंट की बात करता हूं तो ये अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस है, लेकिन दोस्तों ये जरूरी भी होता है। कई बार जब कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं तो जहां पे आप नया बिजनेस करते हैं वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है और कुछ टाइम वहां पे आपको लॉस का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करता हूं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एबिटा लॉस जो कि 2023 में 120 करोड़ का हुआ करता था, वो अभी कम होके 36 करोड़ का हो चुका है। यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस और नेटिव बिजनेस एक ऐसे बिजनेसेस है कंपनी के जहां पे कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे भी काम कर रही है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो कंपनी ने काफी क्लियरली अपने डीआरएचपी में बताया है कि कंपनी का कोई भी पीयर कंपटीशन नहीं है जिससे के साथ आप कंपनी को कंपेयर कर सको। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज के दिन में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 34% के आसपास चल रहा है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन लगातार 30% से ऊपर बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से। लेकिन दोस्तों
दोस्तों जब भी हम जीएमपी की बात करते हैं तो ये तो सिर्फ एक स्पेकुलेटिव इंडिकेटर होता है जो कि आपको बताता है कि कंपनी का डिमांड कैसा है अनलिस्टेड मार्केट में। ये ट्रू प्राइसेस को कभी भी डिपेक्ट नहीं करता, तो आपको सिर्फ जीएमपी देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं एंड में कंक्लूजन की। तो दोस्तों अगर बात की जाए अर्बन कंपनी की, तो अर्बन कंपनी के काफी सारे स्ट्रेंथ हैं, जैसे कि एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ऑर्गेनाइज सेक्टर पे मूव होने के लिए बहुत ही बड़ा अभी तक सेगमेंट बचा हुआ है, और जहां पे कंपनी का काफी बड़ा फोटे भी है। कंपनी ने ट्रस्ट काफी अच्छे से एस्टेब्लिश किया है, कंपनी का कस्टमर बेस भी काफी बड़ा है, और कंपनी लगातार अपनी सर्विसेज को बढ़ाती जा रही है। और इसके अलावा कंपनी ने जो नए बिजनेसेस भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि नेटिव ब्रांड्स का, वहां पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों रिस्क साइड में अगर मैं बोलूं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स एज अ इन्वेस्टर आपको देखते रहना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है और कंपनी क्या क्या डिसीजंस लेती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि अर्बन कंपनी के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.